तो कैसे आप सभी का फिर से वेलकम मेरे एसटीएसटी चैनल पर। मैं हूं शुभम शर्मा और जैसा कि आप सबको पता है हम टॉपिक कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो आज उसका ही सब टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इसका। जैसा कि आप सभी को याद है यूवी विजिबल हमारा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप के लिए है मेनली। ठीक, ये भी हमारा किसके लिए है? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे बैंड दिखाता है ये। उसमें हमारा जो ग्राफ पे आता था वो वेवलेंथ एक ही बैंड आता था, लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें बहुत सारे बैंड देखने को मिलेंगे जो कि हमें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है। तो चलिए, इसलिए ये बेटर है किससे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेटर है क्या? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसलिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। अब दूसरी बात, यूनिट्स कौन कौन सी यूज होगी इसके अंदर? हम यूज करते थे यूवी विजिबल के अंदर लैम्डा वेवलेंथ, तो इसके अंदर यूज करेंगे हम वेव नंबर। ठीक है, जो क्या होता था? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारा म्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा, और म्यू को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहां से 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? म्यू बार, जो कि क्या है? वेव नंबर। तो यहां से म्यू बार की क्या वैल्यू आ जाएगी? म्यू बार की वैल्यू आ जाएगी म्यू बाय सी, फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। दूसरी बात, जो हमारी एनर्जी थी वो क्या होती थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी लैम्डा के, और 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर। तो यहां से हमारी एनर्जी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ? वेव नंबर के साथ। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हमारा वेव नंबर बढ़ेगा तो हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर हमारी यूवी विजिबल में क्या होता था? अगर हमारी वेवलेंथ बढ़ती थी तो एनर्जी कम होती थी, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स जो हमने डिवाइड कर रखे हैं। ठीक, तो हम देखते हैं इसके पार्ट्स में हमें यह याद रखना है कि भाई जैसे ये हमारा आईआर रीजन है पूरा। ठीक है, आईआर रीजन है, तो भाई आईआर के पास वाले को हमने नाम दे दिया नियर आईआर, और दूर वाले को दे दिया फार आईआर, और बीच वाले को हम आईआर बोलते हैं सिंपल। तो हमारी जो रेंज होती है इसकी वो होती है 0.8 माइक्रोमीटर से लेकर 200 माइक्रोमीटर, अगर हम वेवलेंथ के वे में बात करें। ठीक है, ओके। और नीचे हमने इसको डिवाइड कर रखा है वेव नंबर के वे में। तो हमारा वेव नंबर के वे में आता है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 50 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम वेव नंबर के वे में बात करें तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं। और हमारा नियर आईआर वाला रीजन होता है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और आईआर होता है 4,000 से लेकर 667, और फार आईआर रीजन हमारा होता है वो 667 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 50 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर वेव नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, अगर वेव नंबर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। अब हमारा वेव नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे इसके पार्ट्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नियर 3 पार्ट्स होते हैं इसके, नियर आईआर और फार आईआर, और उनकी रेंज याद कर लेना, और ये रिलेशन कि भाई अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी कम होती है और वेव नंबर भी कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है? 3। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? जैसा कि हमने यूवी विजिबल में पढ़ा था कि हम इंफ्रारेड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को पास कर रहे थे, इंफ्रारेड रेज को पास करेंगे किससे, मैटर से। तो क्या होगा, हमने यूवी विजिबल में पढ़ा है कि भाई लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई जो लोअर स्टेट में जो वाइब्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की आपस में, उसके बेस पे हमारे बहुत सारे बैंड आएंगे, जिससे हमें अच्छी तरह से पता लग पाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसमें पढ़ेंगे वाइब्रेशन के बारे में कि भाई कैसे कैसे वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल के एटम्स की, ठीक है। तो जैसा कि अगर हम बात करें, अगर हम एग्जांपल ले इसका, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, CH2। अगर हम इसकी बात करें तो ये या तो इस साइड वाइब्रेट करेगा या इस साइड, मतलब ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा जब हम इसमें से इंफ्रारेड रेज पास करेंगे, ठीक है। इसके वाइब्रेट होने की वजह से इनकी भी स्टेट होती है वाइब्रेशन V0 या V1 अगर हम माने, तो ये भी लोअर वाइब्रेशन स्टेट से हायर वाइब्रेशन स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बैंड है, हमें बैंड शो होते हैं और हम पता लगा पाते हैं कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यानी कि जिसका भी लोअर वाइब्रेशन स्टेट से हायर वाइब्रेशन स्टेट में जाते टाइम जिसका डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, वही हमारे IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा वो हमारे IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट है 0, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है इस साइड से इस साइड से, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये हमारा IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसी की जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था CH वाला, ये या ऐसे वाइब्रेट करेगा या ऐसे वाइब्रेट करेगा, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 ना होने की वजह से क्योंकि ये लोअर वाइब्रेशन स्टेट से हायर वाइब्रेशन स्टेट में जा रहा है, तो ये हमारा IR एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, और जिसका 0 होगा वो हमारे IR एक्टिव मॉलिक्यूल, और जिसका नॉन 0 होगा वो हमारे IR एक्टिव मॉलिक्यूल। ये IR इनएक्टिव डाइपोल मोमेंट 0 वाले और नॉट 0 वाले हमारे IR एक्टिव मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मोमेंट पे बेस है हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि भाई कैसे कैसे वाइब्रेशन होती है, कौन कौन से प्लेन के अंदर, आउट ऑफ प्लेन में, कौन सी साइड, अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट, कैसे वाइब्रेशन होती है, तो उसके कुछ नाम दे रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। 3 अब हम देखते हैं वाइब्रेशन के टाइप्स, कैसे कैसे टाइप हैं। तो पहला हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या होती है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन मतलब नाम से पता लग रहा है हमें स्ट्रेच करना। जैसे कि मैं अगर बात करूं CH2, जिससे अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, मैं इस वाले बॉन्ड को, जो ये CH वाला बॉन्ड है, अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूं और इसको भी ऐसे खींचता हूं, तो जो इनकी बॉन्ड एक्सिस है ना, वो बॉन्ड एक्सिस चेंज नहीं हो रही, पर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं अगर लूं, अगर मैं इस वाले बॉन्ड को खींचता हूं यहां से, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, लेकिन जो इनकी बॉन्ड एक्सिस है ना वो नहीं चेंज हो रही हमारी। लेकिन बेंडिंग वाइब्रेशन में अगर मैं एग्जांपल लूं इसका,
अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींच दूं तो हमारा ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। बैंड होने की वजह से जो इसकी बॉन्ड एक्सिस है, ये वाली जो बॉन्ड एक्सिस है ये नहीं होगी, फिर चेंज हो जाएगी, इसकी नई बॉन्ड एक्सिस आ जाएगी, नया बॉन्ड आने का, क्योंकि हम इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो इस मार्कर का, अगर हम इस मार्कर को देखें, अगर मैं इसको दोनों साइड से खींचता हूं, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर बीच में से पकड़ के इसको इस साइड से नीचे खींच देता हूं और इस साइड से, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एक्सिस है ना, जो पहले थी वो चेंज हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम बेंडिंग वाइब्रेशन, जिसमें बॉन्ड एक्सिस चेंज हो जाए बेंड करने पर, वो होती है बेंडिंग वाइब्रेशन। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है हमारी, हम स्ट्रेच करें पर जो बॉन्ड एक्सिस है वो सेम रहे, वो होती है हमारी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की एनर्जी ज्यादा होती है बेंडिंग वाइब्रेशन से। क्यों? अगर हम एग्जांपल ले उंगली का, अगर मैं उंगली को ऐसे खींचता हूं तो मेरी एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन अगर मुझे उंगली मोड़नी है, बेंड करनी है, तो मैं आराम से मोड़ सकता हूं, इसमें मेरी एनर्जी कम लगी। तो इसका एग्जांपल लेते हुए हमें सिंपल याद रखना है कि स्ट्रेचिंग की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है बेंडिंग से, क्योंकि जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड भी ऐसे ही होते हैं, अगर हम बॉन्ड को नीचे की तरफ खींच देंगे तो वो आसानी से खींच जाएगा, अगर हम इसको उसकी एक्सिस पे खींचते रहेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आते हैं हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक है कि किसी एक एटम के विद रिस्पेक्ट में अगर मैं बॉन्ड को खींचूं, जैसे अगर मैं मानूं ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसको मैं खींच रहा हूं, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं और इस बॉन्ड को भी ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है। तो हमारी क्या है, हम इस एटम के इसके रिस्पेक्ट में दोनों को सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी सिमेट्री। किसी एक के रिस्पेक्ट में अगर हम स्ट्रेच करें तो होती है हमारी सिमेट्री। इस एसिमेट्रिक होती है कि अगर मैं इसी यही मॉलिक्यूल ले लूं, अगर मैं इसको नीचे की तरफ खींचूं और इसको ऊपर की तरफ खींचूं, मतलब एक को मैं खींच रहा हूं और एक को मैं दबा रहा हूं, अगर मैं ऐसा करूं तो इसके रिस्पेक्ट में इसको एक को खींच रहा हूं और एक को दबा रहा हूं, तो ये हो जाएगी हमारी एसिमेट्रिक, ठीक है। तो ऐसे ही नाम है, ये आपको याद रखने हैं और एक एक एग्जांपल याद रख लेना इसका, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क्स पेपर में आते हैं एग्जाम में। अब हम देखते हैं सीजरिंग, रॉकिंग और बैगिंग ट्विस्टिंग, ठीक है। तो हमारे इन प्लेन में, मतलब अगर हम प्लेन के अंदर बेंडिंग या फिर कुछ करते हैं, वाइब्रेशन होती है, तो वो होती है, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। हम बात करेंगे सीजरिंग क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड इसकी, अगर मैं इसके दो एटम्स को एक दूसरे की तरफ खींचता हूं टुवर्ड्स ईच अदर, मैं अगर इनको खींचता हूं तो वो हो जाएगी हमारी सीजरिंग, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। रॉकिंग क्या होगा, अगर हम इसी की बात करें, इसी एग्जांपल को लेके, अगर मैं इनको दो एटम्स को सेम डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ, या तो राइट या फिर लेफ्ट, तो वो हो जाएगी हमारी रॉकिंग, क्योंकि ये प्लेन के अंदर हो रही है, इसलिए इन प्लेन्स के पार्ट है सीजरिंग और रॉकिंग। और आउट ऑफ प्लेन में आते हैं हमारे वैगिंग और ट्विस्टिंग, तो उस पर भी बात करेंगे। इसमें सिर्फ इतना याद रखो, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो सीजरिंग, और सेम डायरेक्शन में खींचेंगे तो रॉकिंग। वैगिंग क्या होता है, तो वैगिंग होता है हमारा जब हम किसी मॉलिक्यूल को, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसको या तो ऊपर खींचते हैं दोनों को, ठीक है, या फिर दोनों को नीचे खींचते हैं एक साथ, तो वो हो जाती है हमारी वैगिंग, मतलब सेम डायरेक्शन में या तो ऊपर खींच रहे हैं, सेम डायरेक्शन में नीचे खींच रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो इसका प्लेन है वो चेंज हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन में आ जाएगी। तो ट्विस्टिंग क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है हमारा जब हम एक को ऊपर और एक को नीचे खींच देते हैं, ठीक है, कोई से को भी हम ऊपर या नीचे खींच सकते हैं पर अपोजिट होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा ट्विस्टिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के बाद हम कल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज, हुक्स लॉ से कैसे निकालते हैं वेव नंबर के रूप में इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो हमारा हुक्स लॉ होता है वेव नंबर इक्वल होता है 1/2 पाई c √k/μ। तो c हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट, k क्या होता है, k होता है हमारा फोर्स कांस्टेंट,
ठीक है। और म्यू होता है हमारा रिड्यूस्ड मास, जैसे उसको हम निकालते हैं m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, जो कि जो हम एटम खींच रहे हैं, बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उनके मासेज होंगे हैं, ठीक है। और इसको अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू 1/2 पाई, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 4.12 और अंडर रूट के बाई म्यू। एक और बात, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में अगर इसको दिखाना चाहें, तो हमारा म्यू बार क्या होता है, म्यू बाई सी, सॉरी, हाँ, म्यू बार क्या होता है हमारा, म्यू बाई सी। तो क्या करना है हमें, इसको रिप्लेस करना है म्यू बाई सी से, तो क्या हो जाएगा, सी यू सेट जाएगा और इसके साथ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी म्यू के टर्म्स में, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट के बाय। आपको सिर्फ ये हमारे सिलेबस में इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना कि हुक्स लॉ होता क्या है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।